आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली योर्स। नमस्कार, अभिनंदन। रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुजाता रथ। दोस्तों, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। जी हां, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का इस बार का जो विषय है वो है स्वतंत्र भारत एक्ट 75, सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता। आज का विशेष हेल्पलाइन इसी विषय पर आधारित रहेगा और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री मदन लाल शर्मा जी को, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मदन लाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियोज में। धन्यवाद। तो शर्मा जी, एक आम नागरिक अगर समझना चाहे कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह क्या है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक क्या है, क्यों मनाते हैं हम इसे एक उत्सव की तरह, तो आप उसे किस तरह से समझाएंगे? आपको बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया। देखिए, शासन किसी भी देश का हो, उसको पब्लिक सर्वेंट्स चलाते हैं। उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, मंत्री भी शामिल हैं, उच्च स्तर की जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो या और सचिव हों विभागों के, वो भी शामिल हैं, और छोटे लेवल के अधिकारी भी उसमें शामिल हैं, चाहे वो क्लर्क हों या उससे ऊपर के अधिकारी हों। यहाँ तक कि चपरासी भी जो है पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। तो अगर पब्लिक सर्वेंट सत्यनिष्ठा यानी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो प्रशासन अच्छा चल ही नहीं सकता है। ये सप्ताह हम इसलिए मनाते हैं और कई सालों से मना रहे हैं, और मुझे भी आकाशवाणी में कई सालों से यहाँ बुलाया जा रहा है। वो इसलिए है कि अगर किसी देश की शासन व्यवस्था में बेईमानी होती है, यानी कि सत्यनिष्ठा की कमी होती है, तो विकास अवरुद्ध हो जाता है। बड़ा आदमी बड़ा बनता जाता है, छोटा आदमी और छोटा होता जाता है, यहाँ तक गुंडा राज हो जाता है। यहाँ तक कि जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, जो हमारी राजनीतिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वो भी उधड़ जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए पब्लिक सर्वेंट्स में, लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा होना, ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना ना देश का विकास हो सकता है और ना ही देश का चरित्र बन सकता है। तो शर्मा जी, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे श्रोताओं को समझाया कि सत्य निष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता जो है इस बार का विषय है, और ये हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत। तो इस बारे में हम और भी विस्तार से आपसे जानेंगे, और साथ ही मैं अपने लिसनर्स से ये गुजारिश करूंगी कि अगर शर्मा जी से वो कुछ भी पूछना चाहें, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारे साथ हैं, तो वो कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं। तो हमें सवाल भेजिए अपने एसएमएस के जरिए, टाइप कीजिए रेन, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और 53010 पर भेज दीजिए। हमारे साथ 1 घंटे तक रहेंगे श्री मदन लाल शर्मा जी, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो एक म्यूजिकल ब्रेक हम लेते हैं और फिर आपसे जुड़ेंगे। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो ही बदली दिल की ताल है, आहा, यूं ही आया एक ख्याल है, आहा, पाते हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे खुल के हम इसका प्यार, जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही। जो
जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी, सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। पाते हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे खुल के हम इसका प्यार, जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी, सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में। 102.6 एफएम रेनबो हेल्पलाइन में पुनः आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021, जिसके अंतर्गत इस बार का जो विषय है वो है स्वतंत्र भारत एट 75, सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता। और हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष अतिथि हैं श्री मदन लाल शर्मा जी, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मदन लाल जी, एक बार पुनः आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया कि ये सप्ताह जो है हम क्यों मना रहे हैं। जी। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, यही इसका उद्देश्य है डॉक्टर मदन लाल जी। जी जी बिल्कुल। तो इस बारे में अगर हम कहें कि एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमें बनाना है, निर्माण करना है, और इसमें प्रत्येक नागरिक का जो है वो रोल है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो हम इसे अगर दफ्तरों से शुरू करें, ऑफिसर्स से शुरू करें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी जो कानूनी व्यवस्था है भारत में, उसमें पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, यानी कि लोक सेवकों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया गया है। भ्रष्टाचार के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई बनाई गई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया है, और जो आरटीआई एक्ट बना है वो भी पब्लिक लाइफ में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ के लिए ही बना है। तो मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहा हूँ, जैसा आपने बताया। तो ये सारी व्यवस्थाएं पब्लिक सर्वेंट्स के लिए बनी हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक सर्वेंट सही रास्ते पर चलें, ईमानदारी के रास्ते पर चलें, उससे भटके नहीं। लेकिन हम थोड़ा ये भूल जाते हैं कि सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स के ईमानदार होने से बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उससे ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बनेगा। जो हमारा प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें भी ईमानदारी की आवश्यकता है। लोग इनकम टैक्स की बेईमानी करते हैं, आजकल सुना है जीएसटी की बेईमानी करते हैं, जी। और दूसरी बेईमानियां करते हैं। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर में बेईमानी ख़त्म नहीं होगी, सिर्फ पब्लिक सर्वेंट से बेईमानी को ख़त्म करने से भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बनेगा। यानी कि एक तरफ जहां पब्लिक सर्वेंट्स में ईमानदारी होनी चाहिए, आम लोगों में भी ईमानदारी होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं ये कहने के बाद ये कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्वेंट्स की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है आम लोगों के मुकाबले में। कारण ये है कि वो सरकार की सेवा में है, सरकार उनको ओहदा देती है, पद देती है, छोटा हो या बड़ा हो, सरकार उनको वेतन देती है, और एक बार नौकरी में आने के बाद में 35-40 साल तक सरकार के दामाद बने रहते हैं। जी। एक इम्तिहान पास करके। तो इसलिए उनका दायित्व और भी ज़्यादा है। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर सीनियर पब्लिक सर्वेंट्स में बातचीत जब होती है, और मैं सुनता आया हूँ, वो ये कहते हैं कि साहब ये भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो सकता जब तक पॉलिटिकल करप्शन, राजनेताओं में भ्रष्टाचार ख़त्म ना हो। कुछ हद तक तो सही है ये, लेकिन ये पूर्णतया सही नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि हायर ब्यूरोक्रेसी, यानी कि उच्च स्तर के जो लोक सेवक हैं, जैसे वो चीफ सेक्रेटरी हुआ, या डीजीपी हुआ, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ, या डिस्ट्रिक्ट एसपी हुआ, रेलवे बोर्ड हुआ, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हुए, बैंकों के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हुए, जब तक उनकी जिम्मेवारी राजनीतिज्ञों से भी ज़्यादा है,
उसका कारण मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन उसको दोहराना जरूरी है। जो हमारे नेता हैं, चाहे वो मंत्री हो या और पद पे हो, उनको मैं मस्टर रोल वाला कहता हूं। आज हैं, कल नहीं है। उनकी जिम्मेवारी है लेकिन कम है। लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट हैं, खास तौर से ऊंचे ओहदे वाले हैं, सिर्फ एक इम्तहान पास करते हैं, चाहे वो IAS का हो, चाहे वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का हो, चाहे वो IPS का हो, और 40 साल तक, 38 साल तक सरकार में रहते हैं। अगर उनका कैलिबर एवरेज से थोड़ा ऊपर हो तो प्रमोशन मिलते जाते हैं, ऊंचे पद पर जाते रहते हैं। उनकी जिम्मेवारी और भी ज़्यादा है। और जब हायर ब्यूरोक्रेसी यानी उच्च स्तर के लोक सेवकों में ईमानदारी आ जाएगी, तो मेरा ये अनुभव है, 20 साल में CBI में काम किया है, मेरा ये अनुभव है और मेरा ये मानना है कि जब हायर ब्यूरोक्रेसी में सत्यनिष्ठा बढ़ेगी तो लोअर ब्यूरोक्रेसी में यानी कि निम्न अधिकारियों में भी सत्यनिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि सत्यनिष्ठा या ईमानदारी का डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। हर आदमी ऊपर देखता है, अगर ऊपर ईमानदारी है तो नीचे भी ईमानदारी होगी। तो मैं अपनी इस बात को इस तरह से ख़त्म करना चाहता हूँ कि राजनीतिज्ञों में भी ईमानदारी होनी चाहिए। कुछ या हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ईमानदार हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी कैबिनेट है। मैं प्राइवेट सिटीज़न हूँ और मैंने नहीं सुना कि कोई भ्रष्टाचार बड़ा हो रहा है। हरियाणा की चीफ मिनिस्टर ईमानदार हैं बिल्कुल, यूपी के चीफ मिनिस्टर बहुत ईमानदार हैं, लेकिन बाकी के जो राज्य हैं उनके बारे में ये सब कहना संभव नहीं है। तो ऊंचे स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर ईमानदारी का असर हायर ब्यूरोक्रेसी में भी पड़ता है। जब मैं CBI में था तो किससे सुनते रहते थे कि ये सेक्रेटरी बेईमान है, ये बेईमान है, ये जॉइंट सेक्रेटरी बेईमान है, लेकिन आजकल मैं ऐसा नहीं सुनता हूँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कुल मिलाकर ईमानदार है। तो शर्मा जी, कहने का मतलब ये कि हमें रोल मॉडल खुद बनना पड़ेगा। जब तक एट द हाईएस्ट, उच्च स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर हमें एक रोल मॉडल बनकर दिखाना पड़ेगा, तभी उस सारी जो जनता है या उनके नीचे जो काम करने वाले हैं वो उसी रास्ते पर चलेंगे। तो हम ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही है शर्मा जी। तो मैं लेकिन अपने लिसनर्स के साथ भी ये कहना चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि अगर बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, शर्मा जी से कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इस सप्ताह के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, कैसे हम अपने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं, तो आप हमें सवाल भेजिए, अपने SMS के ज़रिए टाइप कीजिए और रेन स्पेस दीजिए, अपना नाम और जगह लिखिए और 53010 पर हमें भेज दीजिए। हम आपके सवाल पहुंचाएंगे मदन लाल शर्मा जी तक। एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद पुनः जुड़ेंगे। चल रही यूं ही चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल
जिससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था, शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में, ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। आकाशवाणी FM रेनबो। वेलकम बैक। रेनबो हेल्पलाइन में आज हमारा विशेष हेल्पलाइन है दोस्तों। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021, और इस बार का जो हमारा विषय है वो है स्वतंत्र भारत एक्ट 75, सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री मदन लाल शर्मा जी, फॉर्मर CBI डायरेक्टर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। शर्मा जी, आपने कहा कि एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए रोल मॉडल बनना पड़ता है, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो पॉलिटिकल हमारा दायरा है उसका उदाहरण दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी का उदाहरण दिया, बहुत से मुख्यमंत्रियों का भी उदाहरण दिया, किस तरह से वो स्वयं ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो शर्मा जी, कई बार होता है कि आम नागरिक जो है वो बहुत ईमानदार होता है, लेकिन आसपास देखता है कि उसे वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है ईमानदारी का, ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए उसे मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि उसके आसपास इतना भ्रष्टाचार होता है। वो स्वयं किसी बात को लेकर बहुत तकलीफ में है, कहना चाहता है, लेकिन उसे औरों की सहायता नहीं मिलती और वो निराश हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं, अपने साथ भी, हमारे साथ भी ये घटनाएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सलाह देंगे? आपने जो बात कही है जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये बात सही है, हिंदी का मुहावरा भी है। तो बेसिकली जो मेरी मान्यता है, अपना अनुभव, और मैं अब 73 साल का हो गया, उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारत का भ्रष्टाचार सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। ये हमारे सिस्टम में घुसा हुआ है। तो हमें सिस्टम को, वर्तमान सिस्टम को तोड़ के उसमें सुधार करना है, और उसके लिए जो सबसे बड़ा रास्ता है वो ये है कि जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं या म्यूनिसिपैलिटीज़ देती हैं, इन सारी गुड्स और सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिजिटाइज कर दिया जाए, यानी कि कंप्यूटरीकरण कर दिया जाए। जैसे आधार है, पुरानी सरकार ने आधार कार्ड योजना बनाई और काफ़ी हद तक उसको पूरा किया। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि वर्तमान सरकार, जब से मोदी सरकार आई है, ये मान के उसको खारिज नहीं कर दिया कि ये पुरानी सरकार का काम है, उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको अपना मान लिया,
और आधार कार्ड का यूज जो सिटीजन्स कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत हद तक प्रभावी हुआ है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पुराने ज़माने में हम देखते थे कि करप्ट सिविल सर्वेंट्स के 50-50 अकाउंट होते थे, पता ही नहीं चलता था कौन सा अकाउंट कहाँ, इसमें पैसा डाल दिया, उसमें डाल दिया। लेकिन अब कोई भी बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार नंबर देना पड़ता है। जब आप आधार नंबर देते हैं तो वो सारे अकाउंट्स लिंक हो जाते हैं। तो डिजिटाइजेशन जो है, इससे इसका बहुत लाभ है। इससे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में मदद मिलती है। इस तरह से और वैसे भी बहुत उदाहरण हैं। और सिस्टम डिजिटाइजेशन से ही बदल सकता है। डिजिटाइजेशन से अधिकारी चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसका जो पर्सनल डिस्क्रिशन है वो बहुत कम हो जाता है, रहता ही नहीं है। तो इसलिए आजकल जो इम्तहान होते हैं सिविल सर्वेंट्स की चुनने के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। अब जैसे राजस्थान में पटवार परीक्षा हुई, 5,000 10,000 कितने लोग बैठे, तो वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। उसमें किसी का कोई चॉइस ही नहीं है, वो सीधा कंप्यूटर सिस्टम में डाल देते हैं, जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं वो सेलेक्ट हो जाता है। तो जो पर्सनल डिस्क्रिशन ऑफिसर्स का हाईएस्ट लेवल पे, मीडियम लेवल पे, नीचे लेवल पे, उसको कम करने की ज़रूरत है। एक तो ये हुआ सिस्टमिक चेंजेस। दूसरा, ये सही है कि अकेला आदमी अपने को बहुत छोटा महसूस करता है, वो सिस्टम से लड़ नहीं सकता है, कुछ हद तक सही है। लेकिन उसका भी सरकार ने रास्ता निकाला है। विसल ब्लोअर एक्ट बना है। तो विसल ब्लोअर एक्ट का मतलब ये है कि आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, जिससे कोई आपकी गर्दन ना मरोड़ दे, तो आप चुपचाप अपनी कंप्लेंट कर देते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। और विसल ब्लोअर एक्ट में जो कंप्लेंट करने वाला है या इंफॉर्मेशन देने वाला है, उसको लीगल इम्यूनिटी है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अच्छा। तो कुछ ये है। तीसरा, फिलोसफिकल लेवल पे देखिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सही है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन ये भी सही है कि अकेला चना ही भाड़ फोड़ सकता है। क्या बात है? किसी ने शुरुआत करनी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, एकला चालो रे। तो अकेला भी कभी कभी चलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। इन सब चीजों को मिला के अगर आगे बढ़ें तो भ्रष्टाचार पर पूरी तरह भ्रष्टाचार तो हिंदुस्तान से नहीं मिट सकता है, क्योंकि हमारे डीएनए में जा चुका है, लेकिन काफी हद तक कम हो सकता है। तो यही बात शर्मा जी, अक्सर हम लोग कभी किसी गैदरिंग में होते हैं तो ये बात उठती है कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त किया जाए। तो लोग ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में या टॉप लेवल पर इतना सिस्टम में ये प्रवेश कर चुका है कि अगर एक ब्यूरोक्रेट या कोई ऑफिसर जो चाहता भी है ईमानदार होना तो नहीं कर सकता है, क्योंकि दे आर लिंक्ड, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी जुड़ी हुई है। नहीं, मैं आपको बीच में टोक के ये कहना चाहता हूँ, सर्वथा ये सत्य नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं 36 साल तक तो इंडियन पुलिस सर्विस में रहा, 5 साल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहा, और मैंने जो सेवा दी अपने तरीके से दी। कहना नहीं चाहिए मुझे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से फायदा नहीं, लेकिन पूरी सत्यनिष्ठा से दी, और मेरे रास्ते में किसी ने कोई रोड़ा नहीं अटकाया। तो मतलब मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि हम जो है बहुत टिमिड हैं, हम कायर हैं, इसलिए हम सही काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम बहाने ढूंढते हैं। मैं अब ये भी कहना चाहता हूँ कि अब भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ईमानदार आदमियों की तलाश में रहती है, जिससे उनको क्रिटिकल पोजीशंस दिए जाएं। और मैं ये कहता हूं कि बेईमान आदमी भी, चाहे वो नेता हो चाहे वो बड़ा अफसर हो, अपने साथ ईमानदार अफसर को रखना चाहता है, जिससे कम से कम उसकी जो ईमानदारी है उसमें हिस्सेदार ना हो। अच्छा। तो मैंने ये देखा है, इसलिए ईमानदारी ऐसा गुण है कि वो वो हर जगह फिट बैठता है। बेईमान अफसर, बेईमान नेता भी ईमानदार आदमी को अपने साथ रखना चाहता है। और दूसरा, ईमानदार आदमी की इज्जत होती है। दूसरा, गवर्नेंस सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, उसमें कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है। इसलिए जब कोई मुसीबत आती है किसी सरकार के सामने, तो हमेशा योग्य आदमी की, योग्य अफसर की तलाश होती है और ईमानदार अफसर की तलाश होती है। तो सत्यनिष्ठा को तो एडेड वैल्यू मिली है भ्रष्टाचार के इस माहौल में,
उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि वातावरण ऐसा बना हुआ है कि आप ईमानदार नहीं रह सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि ये वातावरण ऐसा बना हुआ है कि ईमानदारी पर प्रीमियम है जी, उससे बहुत लाभ हैं। तो शर्मा जी, वैसे हम अगर सोचें एट द एंड ऑफ द डे कि अगर हम ईमानदार होते हैं और हमारा पूरा जो जीवन है वो ईमानदारी के रास्ते पे चला है, हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है, तो हमें अपने आप को एक सुकून मिलता है, सेटिस्फाइड हम होते हैं और ईश्वर के प्रति हम जवाबदेह होते हैं कि हमने जो कुछ किया, जो काम किया, जो सैलरी ली, उसके प्रति हमने अपनी वफादारी निभाई है। बिल्कुल सही। तो शर्मा जी, फिर से हम जुड़ेंगे अपने श्रोताओं के साथ और आपके साथ एक ब्रेक लेते हैं और फिर लौटेंगे रेनबो हेल्पलाइन में। थैंक यू। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई तो दोस्तों, उत्सवों का मौसम चल रहा है और इसी में हम एक उत्सव और मना रहे हैं, सतर्कता जागरूकता सप्ताह उत्सव। 26 अक्टूबर से आरंभ हुआ ये उत्सव और 1 नवंबर तक चलेगा।
Former CBI Director and Central Information Commissioner श्री मदन लाल शर्मा जी हमारे अतिथि हैं, स्टूडियो में हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और इस विषय पर विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं। शर्मा जी, एक लिसनर का सवाल आया है सहारनपुर से, कविता नौटियाल, सावन मिश्रा, कुमकुम मिश्रा, और ये अभी तक इनको विषय नहीं समझ में आ पाया है कि आखिर हम किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। तो अपने इन लिसनर्स को मैं बता दूं कि ये जो सप्ताह हम मना रहे हैं, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, और इस पर ये आज का हेल्पलाइन चल रहा है। और इस बार जो विषय है वो है सत्य निष्ठा से आत्मनिर्भरता की ओर, स्वतंत्र भारत एट 75, 75 सालों का आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। और इसमें इस बार का जो टॉपिक हमने लिया है, सत्य निष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता की ओर, भारत को एक भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है। तो शर्मा जी, मैं चाहूँगी कि जो लिसनर्स देर से हमारे साथ जुड़े हैं तो ये जो विषय वो नहीं समझ पा रहे हैं, पुनः आप एक बार उन्हें बता दीजिए कि क्या है टॉपिक हमारा। जैसा आपने कहा, पिछले कई वर्षों से भारत सरकार के निर्देशानुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह बनाया जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम अपने आम नागरिक को, और ख़ास तौर से जो लोक सेवक हैं, उनको बार बार ये याद दिलाते रहें कि देश निर्माण के लिए सत्यनिष्ठा बहुत आवश्यक है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? आपने सुना होगा कि रोमेल नाम के एक जर्मन थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो बहुत बड़े प्रोपेगेंडिस्ट थे, और वो गॉबेल वो ये कहते थे कि झूठ को बार बार दोहराते रहो जब तक लोग उसको सत्य ना मान लें। जी। मैं उसका उल्टा कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सत्य और सत्यनिष्ठा की बात बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, जब तक कि आम लोग उसको बिल्कुल अंगीकार न कर लें। तो इसलिए रिमाइंड करना, दोहराना बहुत आवश्यक है। उद्देश्य साफ है। उद्देश्य ये है कि हम सत्यनिष्ठ हैं तो और सत्यनिष्ठ बने, नहीं हैं तो बनने का प्रयास करें। तो ये एक रिमाइंडर है, जैसे चिट्ठी दफ्तर में भेजते हैं और उसके जवाब नहीं आता है, रिमाइंडर करते हैं, तो ये रिमाइंडर है। अब ये सत्यनिष्ठा और आत्मनिर्भरता, ये दोनों जुड़े हुए हैं, आपने जोड़ने की कोशिश करी है। तो आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? देखिए, अगर आज की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को आप देखें तो कोई भी देश पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, खास तौर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के मामले में। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें भारत जैसे बड़े राष्ट्र को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। मिसाल के तौर पे सुरक्षा संबंधी, देश की रक्षा संबंधी मामले हैं। हम जो है फाइटर एयरप्लेन प्रोड्यूस नहीं करते थे, अब हमने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। हम टैंक नहीं बनाते थे, अब हमने टैंक बनाना शुरू कर दिया। मिसाइल सिस्टम हम नहीं बनाते थे, हमने बनाना शुरू कर दिया। तो हम ऐसी व्यवस्था करें कि डिफेंस के मामलों में हम दूसरे देश पे निर्भर ना रहें। ये ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी देश हमसे हॉस्टाइल हो सकता है। वो कहता है मैं ये हथियार नहीं दूंगा, ये हथियार नहीं दूंगा। तो अपनी उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, देश में प्रोडक्शन की आवश्यकता है। ये लिंक कैसे करें सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता को? तो इसका कोई सीधा लिंक तो नहीं है। आर्थिक दृष्टि से, मैंने कहा आर्थिक विकास की दृष्टि से तो आप बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें थियरी ये है कि जो देश ज़्यादा सस्ता बनाता है उससे खरीदें, और आप जो चीज़ सस्ती बनाते हैं दूसरे देश को भेजें। लेकिन डिफेंस के मामले में ज़रूरी है। अब सत्यनिष्ठा इसलिए आती है कि आप जब तक आप रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ये चीज़ें नहीं बना सकते हैं। और रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो सत्य पर ही आधारित है। आप फरेब से कोई चीज़ नहीं बना सकते, फरेब से कोई नई चीज़ नहीं सोच सकते। तो इसलिए इंटरलिंक्ड है। भ्रष्टाचार कम होगा और ईमानदारी ज़्यादा होगी तो आप वो चीज़ें भी बना सकते हैं
जो आज तक आप नहीं बना पाए हैं। क्या बात इस है। तरह से कोई इनडायरेक्ट लिंक है इसका, डायरेक्ट लिंक तो नहीं है दोनों में। तो अब मुझे लगता है शर्मा जी कि हमारे लिसनर्स समझ गए होंगे कि ये जो सप्ताह हम मना रहे हैं एक जागरूकता अभियान है, सतर्कता जागरूकता अभियान है ये, और लोगों में, नागरिकों में ये जागरूकता लाना कि हमें किस तरह से देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। तो शर्मा जी, एक सवाल है दिल्ली से मोहित चौहान जी का। ये कहते हैं कि ये किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और ये इनका कहना है कि अगर ये आसपास कुछ ऐसा देखते हैं, किसी के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं जो कि ईमानदारी के रास्ते पे नहीं चला, तो इसके लिए क्या रास्ता है? देखिए, थोड़ा सा तो अगर आप कुछ कार्रवाई कराना चाहते हैं तो आप में थोड़ा सा जिसको कहते हैं गट्स होना चाहिए, थोड़ा ताकत आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप दब के ही रहेंगे तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। एक तरीका ये है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है उससे सीनियर अधिकारी को जबानी खबर दे दीजिए, और अगर वो संवेदनशील अधिकारी है तो कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन कभी कभी जबानी शिकायत पर अधिकारी काम नहीं करते हैं तो आप लिख के शिकायत भी कर सकते हैं और उसमें ये कंडीशन लगा सकते हैं कि मेरे नाम को गुप्त रखा जाए जिससे कि मुझे कोई तंग ना करे। लेकिन आजकल इसका कानूनी प्रावधान भी है। मैंने पहले रेफरेंस दिया था विसल ब्लोअर एक्ट। विसल ब्लोअर एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर आप शिकायत करते हैं और उच्च अधिकारी को देते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखने के लिए बाध्य है। तो इसलिए हल्का सा रिस्क तो है, लेकिन किसी न किसी को रिस्क तो कभी ना कभी लेना पड़ेगा, इसलिए आगे बढ़ जाना चाहिए। विसल ब्लोअर एक्ट का प्रावधान काम आपके आएगा। तो शर्मा जी, ये जो आरटीआई एक्ट आया है, आरटीआई भी क्या इसी में शामिल है? अगर आप किसी के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं तो थ्रू आरटीआई ऑल्सो वी कैन डू। देखिए, जो आरटीआई एक्ट बना है वो स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सिटीजन फ्रेंडली कानून है। इससे बड़ा, इससे महत्वपूर्ण कोई पहले सिटीजन फ्रेंडली कानून नहीं बना। ये हर नागरिक का दोस्त है। इसके प्रावधान मोटे रूप से ये हैं कि 10 एक्सेप्शंस, अपवादों को छोड़कर हर पब्लिक सर्वेंट आपको सूचना देने के लिए बाध्य है। तो पहले मैं अपवाद की संक्षेप में बात कर लेता हूँ। अपवाद क्या है? जो डिफेंस रिलेटेड मैटर्स हैं, भारत की रक्षा संबंधी मैटर हैं, या इकोनॉमिक पॉलिसी संबंधी मैटर हैं, या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के मैटर हैं, इसरो प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम, इनको इसके बारे में सूचना देने के लिए पब्लिक सर्वेंट बाध्य नहीं है, लेकिन बाकी हर मामले में सूचना देने के लिए बाध्य है। निजता का अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अभी डिफाइन किया पुट्टुस्वामी केस में। उसमें भी निजता, किसी की अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको देने के लिए बाध्य नहीं है। ट्रेड मार्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कॉपीराइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में बाध्य नहीं है सूचना देने के लिए। लेकिन इन सब को निकाल भी दें तो भी बहुत बड़ा दायरा है ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ का, यानी कि पारदर्शिता का। तो ये मकसद इसका यही है कि सरकार के पास या पब्लिक सर्वेंट्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है, नागरिक उसको लें और उसका यूज़ करें अपने काम के लिए और समाज के काम के लिए। प्रोसीजर बड़ी सिंपल है। प्रोसीजर जैसे मान लो किसी गांव में छोटा एक डैम बना और उसमें किसी ने 4 करोड़ खर्चा दिखा दिया पीडब्ल्यूडी वालों ने, तो वो पूछ सकते हैं कि भाई डैम तो बहुत छोटा है, आप बताइए कि 4 करोड़ खर्चा कैसे हुआ। तो इस तरह से ये ट्रांसपेरेंसी लाने में और ईमानदारी लाने में भी सहायक है। लेकिन मैंने ये देखा, मेरा 5 साल का अनुभव है कि हिंदुस्तान में जो इश्यूज उठाए गए हैं वो ब्रेड एंड बटर रिलेटेड इश्यूज हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज नहीं है। सरकार की पॉलिसी जो है उसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज में अगर कोई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑर्डर करता है तो खटाक से केंद्र सरकार से और या राज्य सरकार हाई कोर्ट में चली जाती है और उसको ऑर्डर को स्टे करा देते हैं, और हाई कोर्ट में पेंडेंसी बहुत लंबी है। तो हाई कोर्ट भी इस तरह से एक तरह से बाधक बन जाता है। मेरी किताब आने वाली है आरटीआई पे, उस पर मैंने ये बात साफ लिखी है। तो उसके बावजूद
इन सारी कठिनाइयों के बावजूद हर नागरिक को आरटीआई एक्ट का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए, जिससे सिस्टम लोक सेवकों पर दबाव बना रहे और उस दबाव से वो ज़्यादा से ज़्यादा धर्मनिष्ठा से, सत्यनिष्ठा से काम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ये यूज़फुल है जी। शर्मा जी, एक सवाल आया है हरिद्वार से और राजकुमार जी लिखते हैं कि सर, आजकल जो सरकारी व्यक्ति है वो डायरेक्ट रिश्वत नहीं लेता है, बल्कि उन्होंने अपने लिए दलाल रखने शुरू कर दिए हैं। ये एक सवाल पहुंचा हमारे तक। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर जो दलाल रिश्वत लेता है तो भी हमारा जो नया कानून है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, इसको 2018 में संशोधित किया गया है। पहले भी दलाल जिम्मेवार था, अब और भी ज़्यादा जिम्मेवार हो गया है। जब दलाल पकड़ा जाएगा तो वो खुद ब खुद अपना जो ऑफिसर है जिसके बिहाफ पे, जिसकी ओर से वो पैसा ले रहा था, उसका नाम बताएगा, तो वो दोनों लिंक हो जाएंगे। तो इसलिए दलालों द्वारा रिश्वत लिया जाना भी एक साधन है जो मेन पब्लिक सर्वेंट है वहां तक पहुंचने का और कानून के दायरे में उसको लाने का। जी, तो शर्मा जी से बातें जारी रहेंगे। हम एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और फिर से जुड़ेंगे अपने श्रोताओं के साथ रेनबो इंडिया हेल्पलाइन। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। जी हाँ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये जो रास्ता है देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का कांटों भरी राह ज़रूर है। लेकिन जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि जोदी टोर डाक शुने क्यों ना आशे तबे एकला चालो रे। हमें ईमानदारी के इस रास्ते पर पहले कदम बढ़ाना होगा, एक मुहिम चलानी होगी। शर्मा जी जी बिल्कुल सही है। हर छोटी नदी उसकी जो शुरुआत होती है बहुत छोटी धारा से होती है।
गंगा को देखिए, गंगोत्री को देखिए, यमुनोत्री को देखिए, अमेजन जैसी बड़ी नदी जो 4000 किलोमीटर चलती है, उसकी ओरिजिन अभी मैंने टीवी में देखी थी, 4 बूंदें पड़ती हैं और वहाँ से वो नदी आराम हो जाती है, दूसरी नदियाँ उसके साथ जुड़ती रहती हैं। तो हमारा जो सत्यनिष्ठा का मार्ग है वो उस छोटी नदी की शुरुआत की तरह है, शुरुआत होनी चाहिए, शुरुआत हो चुकी है, और जो आप सप्ताह मना रहे हैं वो भी एक शुरुआत का हिस्सा है। और हमें उम्मीद करते हैं कि जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे बड़ी नदी में दूसरी छोटी नदियाँ मिलती जाती हैं, तो लोग हमारे अकेले चलेंगे, कारवां बढ़ता रहेगा और हम किसी न किसी डेस्टिनेशन पर, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये ज़रूरी है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार रोकने में कानून के लिए कानून आवश्यक है। कानून हमारे पास है, मैंने कई कानूनों का जिक्र आपके सामने किया, लेकिन अभी तक का अनुभव ये है कि कानूनों से और कानून के लागू करने से भ्रष्टाचार पर उस तरह की लगाम नहीं लगी है जिस तरह से लगनी चाहिए। तो आप मुझसे निश्चय ये पूछेंगे कि जब कानून भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाया तो क्या करना चाहिए जी। इसका थोड़ा सा रेफरेंस पहले भी मैंने दिया था। वो ये है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आरटीआई की शुरुआत ही लोगों की भागीदारी से शुरू हुई सेंट्रल राजस्थान में, और फिर बाद में इतना बड़ा कानून बन गया। तो आम लोगों को ये जागरूक करने की आवश्यकता है कि ना भ्रष्टाचार, ना पैसा लो गलत, ना पैसा किसी को दो। अब ये कहना तो आसान है कि लोगों को पार्टिसिपेट कराओ, लेकिन पार्टिसिपेट कैसे कराओ ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी जो है वो अपना काम निकालना चाहता है। बाकी जहान जो है जहन्नुम में जाए और खड्डे में जाए उसकी वो चिंता नहीं करना चाहता है। तो उम्र जैसे बढ़ती है आदमी प्रैक्टिकल हो जाता है, व्यवहारिक हो जाता है, उसमें उस तरह का भाव नहीं रहता है। तो ये शुरुआत स्कूलों से होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि अप टू क्लास 12 हर क्लास में 1-2 चैप्टर सत्यनिष्ठा पर होने चाहिए, ईमानदारी पर होने चाहिए, और जिससे शुरुआत से ही बच्चों के दिमाग में ये बात जम जाए कि हम ईमानदारी से काम करेंगे और किसी को बेईमान होने से रोकेंगे। तो स्कूल से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। बड़ी उम्र में शुरुआत करने से होता नहीं, और ख़ासतौर से बिजनेस कम्युनिटी जो है उसके बच्चों से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बेईमानी वहाँ होती है। अच्छा, जहाँ तक पब्लिक सर्वेंट का सवाल है, अब आईएएस की एग्जामिनेशन होती है, उसमें इन्होंने एक चैप्टर भी बना दिया है एथिक्स के ऊपर और मोरालिटी के ऊपर। लेकिन वो तो ठीक है, इम्तहान पास करने के लिए लोग रट्टा लगा लेते हैं, किसी का आंसर सही हो जाता है, किसी का गलत हो जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि हायर सिविल सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विसेज में ईमानदारी का लेवल 25% से ज़्यादा नहीं है, और बाकी उस रास्ते से भटक चुके हैं। तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। तो आवश्यकता संस्कार को बदलने की है। ये भी कहना आसान है। तो संस्कार तभी बदला जाएगा जब बचपन से, स्कूल से इस तरह की कार्रवाई शुरू होगी। पब्लिक सर्वेंट की जिम्मेवारी ज़्यादा है, उनको तो होना ही चाहिए। और फ्रैंकली स्पीकिंग, कंपल्सरी रिटायरमेंट का जो है 20 साल के बाद का, वो हथियार केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध, खासतौर से सीनियर अधिकारियों के विरुद्ध लगाना चाहिए। ये मेरी मान्यता है। तो शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि संस्कारों में आना बहुत ज़रूरी है। ये ईमानदारी का जो गुण है ये संस्कारों में आना बहुत ज़रूरी है। और मुझे एक वो कहानी हम बचपन में सुना करते थे कि एक जो बच्चा था वो चोरी करके आता था, तो माँ उसे बढ़ावा देती थी, माँ कुछ नहीं कहती थी, तो उसमें चोरी की आदत। लेकिन एक दूसरा बच्चा था तो उसके कान को काट दे, इस तरह की कहानी थी। तो ये घर से जो है ये ईमानदारी का जो है ये सीख जो है हम सीखते हैं। और यूथ की आपने बात कही, तो देश का जो भविष्य हमारे युवाओं पर है। अगर हमारे युवा ईमानदारी के इस रास्ते पर चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर नहीं जब हम एक भ्रष्टाचार मुक्त देश को देखेंगे।
बिल्कुल, हमें ऐसी आशा रखनी चाहिए जी। और ऐसा प्रयास भी करना चाहिए। जी, तो आजकल जब सारा कुछ हम डिजिटाइज होता जा रहा है, तो ऐसे में बेईमानी की जो बात है वो बहुत कम रह जाती है। Yes. तो ये जो सप्ताह हम बना रहे हैं मदन लाल शर्मा जी, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, इसमें लोगों को जागरूक करना है कि किस तरह से अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त रखें, स्वयं भ्रष्टाचार में शामिल ना हो और दूसरों को भी शामिल ना होने दें। तो ये शपथ ली जाती है इस सप्ताह में कि ना स्वयं भ्रष्टाचार में शामिल होंगे और ना किसी और को भ्रष्टाचार करने देंगे। बिल्कुल सही है ये। तो चलते चलते आपका जो संदेश है हमारे युवाओं के लिए, देशवासियों के लिए, वो क्या है? बहुत सिंपल, जी, ईमानदार रहो एज ए पब्लिक सर्वेंट और आसपास के लोगों को भी ईमानदार रहने की हिदायत करो, बस यही है। क्या बात है। तो इस खूबसूरत संदेश के साथ हम अपने श्रोताओं से इजाज़त लेना चाहेंगे। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि 26 अक्टूबर से आरंभ होकर 1 नवंबर तक चल रहा है हमारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह। और आज हमारे साथ स्टूडियो में रहे फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री मदन लाल शर्मा जी। उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी सारी बातें हमें बताई, हमारा मार्गदर्शन किया और पब्लिक को अवेयर किया, जागरूक किया इस सप्ताह के बारे में। तो शर्मा जी, जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम सभी देशवासियों को पहुंचना है। तो इसी संदेश के साथ मैं सुजाता रथ और हमारे विशेष अतिथि मदन लाल शर्मा जी आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे। नमस्कार। सुजाता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग बरसे, चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है।
हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो